नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सुंदर तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष में साहित्य प्रथम पत्र में हम षष्ठ परिच्छेद पढ़ रहे हैं, जिसमें महाकाव्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए, काव्य के विश्वनाथ जी ने दो रूप बताए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के लिखा दृश्यम तत्राभिनयम, जहां पर अभिनय हो सके वो दृश्य काव्य, और उसे रूपकों और उपरूपकों में बांटा। जो दृश्य काव्य है उसे रूपक और उपरूपकों में बांटा। रूपक 10 प्रकार के और उपरूपक जो हैं 18 प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद आता है श्रव्य काव्य, जो केवल श्रवण मात्र हो सके, जिसे देख ना सके ऐसा, उसे कहते हैं श्रव्य काव्य। जो श्रवणात्मक रस उत्पन्न कर सके, जो सिर्फ सुनने से उस रस की प्रतीति करा सके, वो श्रव्य काव्य। उसे भी दो भागों में बांटा, गद्य और पद्य। जो पद्य है पद्यात्मक श्रव्य काव्य और गद्यात्मक श्रव्य काव्य। पद्यात्मक जो काव्य है श्रव्य काव्य, उसके अंदर आपके श्लोक आदि का वर्णन होता है, जहाँ पद्यों का वर्णन होता है। गद्य काव्य में आपके कथा आख्यायिकाओं का वर्णन होता है। तो पहले हम श्रव्य काव्य के सबसे पहले महाकाव्य जो है उसका लक्षण हम पढ़ रहे थे कि महाकाव्य कैसा होना चाहिए। तो महाकाव्य के लिए बताया सर्गबंधो महाकाव्य। महाकाव्य जो है वो सर्गबंध होना चाहिए। सर्गबंध का मतलब सर्गों में निहित होना चाहिए। महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए कम से कम 8 सर्ग। महाकाव्य में सर्ग जो है वो कम से कम 8 सर्गों में होना चाहिए। और उसकी जो कथा वस्तु है, इतिवृत्त जो है, या तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक हो या फिर किसी महापुरुष के आचरण पर आधारित हो, या किसी राजवंश का वर्णन हो, किसी राजा का वर्णन हो, या फिर किसी राजा के वंश का वर्णन हो। इस प्रकार की कथा वस्तु होनी चाहिए। संधि आदि जो है वो सब नाटक आदि की तरह ही उसमें विप्त रहेगी। छंद, देखिए सर्गबंध में सर्ग जो है उनके अंदर छंदों का बड़ा महत्व है। पूरे सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होगा, लेकिन जब दूसरा सर्ग चालू होगा तो उसमें छंद परिवर्तन किया जाता है। लेकिन जो दूसरे सर्ग में छंद परिवर्तन होगा वो प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक में जो छंद होगा वही अगले वाले सर्ग में, पूरे सर्ग में वो छंद निहित रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सर्गबंध से किया गया कि जैसे मान लीजिए वंशस्थ छंद में प्रथम सर्ग है और जो सर्ग परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जो द्वितीय सर्ग है उसमें मान लीजिए आप शिखरणी छंद का प्रयोग किया हुआ है, तो प्रथम सर्ग का जो अंतिम श्लोक होगा उसके अंदर शिखरणी छंद होगा, और फिर उसके बाद वो दूसरा जो सर्ग है वो चलेगा। फिर इसी प्रकार से दूसरे सर्ग का जो अंतिम श्लोक होगा उसमें छंद परिवर्तन किया जाएगा, और वही छंद जो है अगले सर्ग में, पूरे सर्ग में रहेगा। इस प्रकार से छंद परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद सर्गबंध जो है इनमें यथास्थान, सर्ग में यथास्थान जो है कुछ विषयों का स्थान निहित किया गया है। कौन कौन से विषय हैं? संध्या, सूर्य, इंदु, रजनी, प्रसोदध्यांतरवासरा, प्रातर मध्याह्निमृगया, शैलेन्दु वनसागरा, संभोग विप्रलम्भो च मुनिर्स्वर्ग पराधुरा, रण प्रयोगोपयन्मत्र मंत्र पुत्रादयः वर्णीय यथा योगम संगोपांग इमीयः। महाकाव्य में इनका सांगोपांग वर्णन किया जाना चाहिए। किसका? संध्या का, संध्या काल का वर्णन होना चाहिए, सूर्य का वर्णन होना चाहिए, इंदु अर्थात चंद्रमा का वर्णन किया जाना चाहिए, रात्रि का वर्णन, रजनी अर्थात रात्रि, प्रदोष का वर्णन किया जाना चाहिए, और अंतवासरा अर्थात अंधकार का वर्णन होना चाहिए, दिन प्रातः काल आदि का वर्णन, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, ऋतु,
वन उपवन, समुद्र, संभोग, विप्रयोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह और सामर्थ्योपाय चतुष्टय और पुत्र आदि की प्राप्ति, पुत्र जन्म आदि जो है, इन वर्णों को यथा यथा संभव, जिस प्रकार से संभव हो सके, जिसमें जो उनका प्रयोग जो है अवश्य रूप से महाकाव्य में दिखाना चाहिए। अब आगे कहा कवेर वृत्तस्य व नामना नायकस्य तरस्य वा, जो महाकाव्य है उसका नामकरण कैसे किया जाना चाहिए, तो बताया कवि वृत्तस्य वा, वो कवि के नाम पर वर्ण चरित्र जो आधार है उस पर, या फिर नायक के नाम अनुसार उसके जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार, या फिर नामास्य सर्गोपादय कथया सर्ग नामतु, और उसी प्रकार से जैसे नायक या नायक के जो कार्य है उस कार्य के अनुसार, या संस्कार कवि जो कवि है उसके वर्ण वस्तु के अनुसार नायक का उसका महाकाव्य का नाम रखा जाना चाहिए। और महाकाव्य के सर्गों का नाम भी उसकी कथा अनुसार ही सर्गों का नाम भी रखा जाना चाहिए। इसमें वर्ण वृत्त के अनुसार होना चाहिए, उसमें जो वृत्त है, वृत्त अर्थात कथानक जो है उसके अनुसार ही वहां पर उस सर्ग का नाम होना चाहिए। संध्याज्ञानी यथालाभमत्र विधेयानि, जो संधि के अंग है, संधि तो वहां पर होगी लेकिन जो संधि के अंग हैं उनकी अगर आवश्यकता पड़े तो ही उनका प्रयोग दिखाना है, अनिवार्य रूप से उन्हें नहीं कहा। यथा उदाहरण स्वरूप में यहाँ पर दिए सर्गबंध महाकाव्य के उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया रघुवंश महाकाव्य। नामकरण किस प्रकार से उनका बता रहे हैं, रघुवंश महाकाव्य, जिसमें क्या है ना, जो रघु नामक वंश है उसके वंशज जो है प्रतापी राजा, उन सभी राजाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए कहा रघुवंश, रघु के वंशज सभी राजाओं का वर्णन किया गया है। तो ये महाकवि कालिदास की रचना है रघुवंश, ये एक महाकाव्य है। दूसरे महाकाव्य के रूप में शिशुपाल वधम माघ की रचना है। माघ के लिए कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, ऐसे थे कवि माघ। और उन माघ ने लिखा एकमात्र काव्य शिशुपाल वधम, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा आधारित है। तो इसमें प्रतिनायक के नाम के ऊपर शिशुपाल जो है उसके नामक इस ग्रंथ का, इस महाकाव्य का नामकरण किया, जिसका प्रतिनायक संबंधी व्रत है, अर्थात जो मुख्य विषय यहाँ पर प्रतिनायक अर्थात जो शिशुपाल उसके संबंधी व्रत रखा तो उसका नामकरण प्रतिनायक के नाम पर कर दिया। आगे है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम जो है वो श्रीहर्ष का रचना है, जिसका नाम जो है नायक के उपनाम पर रखा गया। नैषध चरितम जो है वो जो नायक है उसके उपनाम पर आधारित से किया गया तो उसका नाम रखा नैषध चरितम। अब और साहित्य दर्पणकार जो स्वयं विश्वनाथ हैं, इन्होंने भी अपना महाकाव्य लिखा जिसका नाम रखा इन्होंने राघव विलास। राघव अर्थात राम, विलास अर्थात उनके जीवन की घटनाओं के बारे में राघव विलास नामक इनने सर्गबंध कृतियां महाकाव्य में निदर्शनार्थ पर्याप्त है। किस प्रकार से सर्गबंध होना चाहिए, किस प्रकार से छंद परिवर्तन होना चाहिए, इन सभी के उदाहरणार्थ ये कृतियां यहाँ पर ये महाकाव्य के रूप में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर महाकाव्य के रूप में बताया सबसे पहले रघुवंश, दूसरा बताया शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, और विश्वनाथ की कृति है वो है राघव विलास। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर रघुवंश,
जो कि कालिदास की कृति है। रघु अर्थात राम के जो पूर्वज हैं उन सभी का वर्णन है इसमें। रघु दिलीप दशरथ राम आदि इन सब जो वंशज हुए उन सब का वर्णन है। शिशुपाल वध में श्री कृष्ण नायक के रूप में, प्रतिनायक के रूप में वहां पर जो शिशुपाल है वो है। नैषधीय चरितम जो हर्ष की रचना है, और राघव विलास है। इसी प्रकार से कुमार संभवम है, किरातार्जुनीयम है। अनेकों महाकाव्य हैं जो सर्गबंध के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित रूप में देखे जाते हैं। अभी अस्मिनां सर्गे पुनः सर्गा भवत्याख्यान संज्ञका। अब इनका जो सर्गबंध काव्य से प्राचीन ऋषियों ने रचा है उसे सर्ग के बदले आख्यान से भी विभाजित किया जाता है। देखिए जो अभी सर्ग के रूप में सर्गबंध है उन्हें महाकाव्य कहते हैं, लेकिन जो ऋषि मुनियों के समय में रचे गए उन्हें आख्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा जहाँ पर आख्यान के नाम से जाना जाए महाकाव्य को, उनके लिए बताया गया जैसे कि सर्गबंध काव्य प्रकार से प्राचीन ऋषियों के द्वारा या कवियों के द्वारा रचा गया, उसे सर्ग के बदले आख्यान रूप में विभाजित किया जाता है। जैसे भी महाकाव्य में तो सर्ग है, लेकिन प्राचीन ऋषियों के द्वारा जो लिखा गया उसमें क्या है? आख्यान। आख्यान नाम से है। अब ऐसा उदाहरण जहां पर सर्ग है वो तो आपको रघुवंश, शिशुपाल, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, राघव विलास आदि जहां पर सर्ग के रूप में वहां पर विभाजित किया हुआ है। लेकिन जहां पर पूर्व काल में, प्राचीन काल में सर्गों की जगह ऋषि मुनि आख्यान शब्द का प्रयोग करते थे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर आख्यान शब्द का प्रयोग किया है सर्गों के लिए। सर्गों के लिए पहले क्या था? आख्यान शब्द का प्रयोग किया है। वेद व्यास जी की रचना है, व्यास जी द्वारा रचित है ये। ठीक है, इसी तरह से और अगर प्राकृतै निर्मितै तस्मिन् सर्गा आश्वास संकाः छंदसा स्कंधैनैतैव तत्क्वचित् गलितकैरपि। मान लीजिए कि ये प्राकृत भाषा में हो, महाकाव्य की भाषा यहाँ तो संस्कृत है, लेकिन महाकाव्य की भाषा अगर प्राकृत भाषा हो तो वहाँ पर इन सर्गों के स्थान पर आश्वासों का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात वहाँ पर सर्ग नाम नहीं होगा, वहाँ पर आश्वास नाम होगा। और इसमें भी जो प्रसिद्ध छंद के रूप में जो प्रचलित होंगे वो या तो गलितक या स्कंदक छंदों का प्रयोग किया जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, महाकाव्य जब प्राकृत भाषा में लिखित होगा तो सर्ग का स्थान जो है आश्वास को मिल जाएगा। सर्ग के स्थान पर आश्वास उसे बोला जाएगा, और उसमें जो छंद है वो स्कंद छंद या गलितक छंद का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद बताया, इसके उदाहरण स्वरूप में आप देख सकते हैं जहां पर आश्वास के रूप में हो, आश्वास के रूप में होगा तो वहां पर यथा सेतु बंध, सेतु बंध। एक तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं जहां पर प्राकृत भाषा में होने के कारण इसका नाम जो है, नाम रखा गया। इसके सर्गो जो है, सर्गों का नाम क्या है? ये प्राकृत भाषा में है, इसलिए यहाँ पर जो है आश्वास रखा गया है। दूसरा उदाहरण जो है स्वयं विश्वनाथ की कृति है, उसका नाम रखा गया कुवलयास्त्र चरितम, कुवलयास्त्र चरितम। तो इस प्रकार से आप दो उदाहरण इसके देख सकते हैं। और आगे कहा अपभ्रंश निबद्धेस्मिन् सर्गाः कुडवकाविदाः तथा अपभ्रंश योग्यानि छंदांसि विविधान्यपि। जहां पर अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाए, अपभ्रंश भाषा में रचा जाएगा तो सर्ग
रचना के बदले, सर्गों की रचना के बदले वहां पर कुड्वक रचना हुआ करती है। देखिए, जब अपभ्रंश भाषा में प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर कुड्वक सर्ग के स्थान पर, सर्ग की जगह कुड्वक का प्रयोग किया जाएगा। सर्गों की रचना की जगह कुड्वक की रचना की जाएगी। कहां पर? अपभ्रंश भाषा जब होगी तब। और इसका योग्य अनेकानेक छंदों का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और इसका उदाहरण रूप में जो आप देखेंगे तो कुड्वक का उदाहरण है कर्ण पराक्रमः। कर्ण पराक्रम नामक इसका उदाहरण है। देखिए, महाकाव्यों के विषय में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। महाकाव्यों में सर्गबद्ध महाकाव्य होते हैं। सर्गबद्ध महाकाव्यों का उदाहरण स्वरूप में आपको दिखाया रघुवंश, किरातार्जुनीय, महा और नैषधीय चरितम, शिशुपाल, वध कुमार संभव आदि। और जहाँ पर पूर्व प्राचीन आचार्य, प्राचीन ऋषिमुनियों द्वारा जब इस महाकाव्य की रचना होगी तो सर्गों के लिए उन्होंने आख्यान शब्द का प्रयोग किया। वही महाकाव्य अगर प्राकृत भाषा में हो तो आश्वास शब्द का प्रयोग किया, और अगर अपभ्रंश भाषा में हो तो कुड्वक शब्द का प्रयोग किया। इन सब के उदाहरण भी आपको मैं साथ के साथ ही बताता चल रहा हूँ। अब भाषा विभाग नियमात्मकं सर्ग संयुक्तम एकार्थ प्रवणैः पद्यैः संधि सामग्रण वर्जितम। महाकाव्य के अतिरिक्त काव्य प्रबंध का वह प्रकार है जो संस्कृत, प्राकृत किंवा अपभ्रंश भाषा में निबद्ध किया जाए। सर्गों का बंध आवश्यक नहीं है और न संधि पंचक की संपूर्ण रचना अपेक्षित है। ऐसी रूपरेखा एकार्थ प्रवण अर्थात वृत्त या चरित संबंध पद्य कदम्ब से ही पूर्ण रूप हो जाता है। उसके लिए उदाहरण दिए हैं भिक्षाटन काव्य। अब देखिए, ये तो बात हुई महाकाव्य के बारे में। अब आगे महाकाव्य के बाद में जो खंड काव्य होते हैं वो खंड काव्य, जो खंड काव्य है वो खंड काव्य क्या होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि खंड काव्यम भवेत् काव्यस्यैक अने एक देशानुसारी च। एक देशीय कथानुसार काव्य अथवा महाकाव्य के कतिपय लक्षणों, कुछ लक्षणों को लेकर के युक्त जो पद्य प्रबंध है उसे खंड काव्य कहा जाता है। महाकाव्य के जो लक्षण हैं उनके कुछ लक्षणों को लेकर के जो पद्य प्रबंध बनाया जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आप मेघदूत को देख सकते हैं, जहाँ पर एक देशीय कथा है वो खंड काव्य के रूप में देखा जा सकता है। कोशः श्लोक समूहस्तु स्यादस्योन्यपेक्षकः वृज्या क्रमेण रचितः स एवाति मनोरम। अब कोश पद्यों का वह संग्रह जिसमें सभी पद्य परस्पर स्वतंत्र अस्वशिष्ट रहा करते हो, उस कोश तक अतिक सुंदर लगे जब सजातीय पद्य एक एक स्थान पर हो। अब ये सब चीज तो आपके बताया महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में। महाकाव्य का आपको बता दिया सर्गबंध होना चाहिए और महाकाव्य के कुछ लक्षणों से निहित बनाया जाए उसे खंड काव्य के रूप में ऋतु संहार, मेघदूत आदि को आप जान सकते हैं। अब कहा अथ गद्य काव्यानि, गद्य काव्य क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। अभी तक आपके था पद्य काव्य, अब गद्य काव्य के रूप में आपके विषय चल रहा है। गद्य काव्य, गद्य काव्य में क्या है? वृत्त गंधोन्दिश गद्यम मुक्तकम वृत्तगंधि च भवेद कलिका प्रायम चूर्णकम च चतुर्वधिम आद्यम समास रहितम वृत्त भागयुतम परम अन्य दीर्घ समासाढ्यम तुर्यम चाल्प समासकम।
कहा गद्य शब्द के प्रयोग के लिए छंदोबद्ध नहीं होना चाहिए। पहली चीज, महाकाव्य जो पद्य है, पद्य कैसे होंगे? छंदोबद्ध होंगे। तो उस शर्त को यहाँ पर नहीं लिया। पहली चीज तो ये कि पद्य जहाँ पर सर्गबद्ध छंदबद्ध होंगे, वहीं पर गद्य जो है वो छंदबद्ध नहीं होंगे। गद्य के 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए। जो गद्य है उसके 4 प्रकार बताए गए। पहला मुक्तक, दूसरा वृत्तगंधी, तीसरा उत्कली का प्राय और चौथा चूर्णक। देखिए पहला है आपके गद्य के प्रकार, मुक्तक, वृत्तगंधी और तीसरा आपके बताया उत्कलिका प्राय। उत्कलिका प्राय और चौथा है चूर्णिका। देखिए आपसे गद्य के चूर्णक, चूर्णिका नहीं है, चूर्णक है। तो गद्य के लिए आपको 4 भागों में बांटा गद्य को। पहला मुक्तक, दूसरा वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चौथा चूर्णक। ठीक है, तो 4 भागों में आपको ये बांटा गया है। इसमें प्रथम मुक्तक जो है उसके बारे में बताया। मुक्तक गद्यबंध वो है जिसमें असमस्त पदों की रचना की जाए। जहां पर समस्त पद ना हो उसे कहा मुक्तक। देखिए समस्त पद होता है और असमस्त पद। जहां पर असमस्त पद हो उसे कहा कि मुक्तक के रूप में। दूसरा कहा वृत्तगंधी, जहां पर वृत्तों के अंश यत्र तत्र प्रतीत हुआ करते हो। जिसमें जो वृत्त है उनके कुछ अंश जो हैं वो कहीं कहीं पर आ जाए, प्रस्तुत हो, तो उसे कहेंगे वृत्तगंधी। तीसरा है उत्कलिका प्राय, तो जिसमें लंबे लंबे समस्त पदों में रचा जाता हो। जहां पर दीर्घ समासों का प्रयोग किया जाए, जहां पर लंबे लंबे शब्दों की रचना की जाए, उसे कहेंगे उत्कलिका प्राय। और चौथा है चूर्णक, जिसमें छोटे छोटे समस्त पदों का उपनिबद्ध किया जाए। चूर्णक जहां पर छोटे छोटे समस्त पद बनाए जाए। पहला जहां पर समस्त पद ना हो, दूसरा जहां पर वृत्त का कहीं प्रयोग किया जाए, छंद कहीं कहीं आ जाए। तीसरा जो बताया उसमें दीर्घ समास का प्रयोग किया जाए, अर्थात लंबे लंबे शब्दों का निर्माण किया जाए। और चूर्णक अर्थात छोटे छोटे शब्दों का निर्माण किया जाए। अब इनके उदाहरण स्वरूप में देते हैं। जैसे मुक्तकम, मुक्तक है उसका उदाहरण दिया गुरु वचसी प्रथुर प्रथुरु रसी इत्यादि, वहां पर दिया उदाहरण। ऐसे वृत्तगंधी का उदाहरण दिया समरकंडुल निबिड्ड भुजदंड कुंडिल कृत कोदंड सिंजनाम कोट को गरित वेरी नगर इत्यादि। अर्थात लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग करके। इसी प्रकार से उत्कलीय प्राय का उदाहरण दिया। और इसी प्रकार से जो चूर्णक है उसके लिए कहा गृण गृण रत्न सागर, ऐसा प्रयोग किया गया। जगदेक नागर कामिनी मदन इत्यादि उदाहरण दिए गए। अब गद्य काव्य का एक प्रभेद रूप में है, उसके लिए कहा गया गद्य काव्य के प्रभेद रूप में कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम क्वचिदत्र भवेदार्य क्वचिद वक्त्रापवक्त्रे आदौ पत्ति नमस्कार खलोद्वृत्त कीर्तनम। काव्य के प्रभेद के रूप में जिसमें सरस इतिवृत्त की रचना की जाए, सरल जो कथानक है उसकी रचना की जाए, वो एक 5वां यहाँ पर जो गद्य काव्य उसका एक प्रभेद दिखा दिया, जहाँ पर सरस इतिवृत्त की रचना की जाए। और इसे कथा की यह भी विशेषता है कि इसमें कहीं कहीं पर आर्य छंद का प्रयोग भी किया जाता है।
यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? जो पांचवा प्रभेद जो बताया उसके लिए कथा, जो कथा के रूप में प्रयुक्त किया जाए उसे कहा यहाँ पर कथा। कथा की विशेषता क्या है? कहीं कहीं पर उस पर आर्या छंद का प्रभाव दिख जाता है और कहीं वक्त्र अपवक्त्र छंदों का भी रचना हुआ करती है। इसके उदाहरण स्वरूप में प्रसिद्ध रचना है गद्य काव्य की और वो है कादम्बरी। बाण भट्ट रचित है कादम्बरी, जिसमें 3 जन्मों की कथा को दिखाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत गद्य साहित्य में जो सबसे प्रसिद्ध है वो रचना इनकी है कादम्बरी। और इसके प्रारंभ में नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण किया जाता है, खल निंदा तथा सज्जनों की प्रशंसा के रूप में पद्य का विन्यास किया जाता है। इसके बाद में कहा आख्यायिका। आख्यायिका कथावत्सु कथावत्स्या कवे वशानुकीर्तनम अस्यामन्य कवीनां च वृत्तं पद्म्यं क्वचित् क्वचित् कथांशानां विवच्छेद आश्वास इति बध्यते आर्यावक्त्रपत्राणां छन्दसा येन क्वचित् अन्यादेशेनां सम्मुखे भाव्यर्थसूचनम्। आख्यायिका भी कथा की भांति ही होगा, गद्य काव्य का एक प्रकार है ये भी। इसमें प्रायः कथा की ही विशेषताएं रहती है। जो ये क्या है, गद्य काव्य के ही प्रकार बताए गए कथा के रूप में और आख्यायिका के रूप में। इसमें कवि अपने वंश का अनुकीर्तन करता है, यत्र तत्र और कवियों की भी चर्चा किया करता है। इसमें यहाँ जहाँ कहीं पर सुक्तियाँ भी रहती हैं, कहीं कहीं पर सुक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। और कथांशों का व्यवच्छेद अर्थात परिच्छेद आश्वास नाम से भी निर्दिष्ट कर देता है। जो काव्य के कथाएं का अंश जो है अंक के रूप में, तो उनका परिच्छेद रूप में, आश्वास के रूप में वर्णन भी कर देता है। एक के द्वारा किसी विषय वर्णन के बहाने वर्णीय विषय सूचना भी दे देता है। उदाहरण के रूप में बाण भट्ट की ही रचना है हर्षचरितम, जो कि एक आख्यायिका है। देखिए बाण भट्ट की यहाँ पर 2 रचनाएं बताई हैं। कथा, बाण भट्ट की कथा के रूप में दिखाया गया आपको कादम्बरी। बाण भट्ट की रचनाएं दिखाई कथा, कथा के रूप में है कादम्बरी। और आख्यायिका के रूप में दिखाया गया, आख्यायिका के रूप में दिखाया आपके हर्षचरितम। देखिए राजा श्रीहर्ष थे, इन श्रीहर्ष के जो बाण भट्ट हैं वो आश्रय कवि के रूप में थे और उन्होंने हर्ष के चरित्र के बारे में लिखा, श्रीहर्ष के बारे में, उसका नाम दे दिया हर्षचरितम। तो आख्यायिका के रूप में यहाँ पर इसका तो बताया आख्यायिका नामक द्वारा कथित आख्यान के रूप में ठीक नहीं, क्योंकि काव्याचार्य दंडी ने कहा है कि आख्यायिका के नामक द्वारा आख्यान कथन का कोई नियम अलग से नहीं बताया, इसलिए इसको आख्यान या कथा के रूप में ही जानते हैं। अर्थ गद्यमय काव्यानि। अब ऐसा काव्य जहाँ पर गद्य भी हो और पद्य भी हो, ऐसे काव्य भी हैं जहाँ पर गद्य पद्य दोनों ही आते हैं, तो उसमें दिखाया गया गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरत्य विधीयते। जहाँ पर गद्य पद्य दोनों आ जाए उसे चंपू के नाम से जानेंगे। उदाहरण के लिए दिया देशराज चरितम नामक एक चंपू काव्य के रूप में है। कई बार उदाहरण पूछ लेते हैं कि चंपू काव्य का कोई उदाहरण दीजिए, तो आप नल चंपू का दे सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है देशराज चरित चंपू काव्य के रूप में। जहाँ पर गद्य पद्य का मिश्रण हो उसे कहते हैं चंपू काव्य। और गद्य पद्यमयी राजस्तुति विरुद्ध मुच्यते। और अगर मान लीजिए गद्य पद्य से युक्त कोई राजा की स्तुति की जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विरुद्ध। विरुद्ध नामक
उसका नाम है। देखिए अगर गद्य पद्य का मिश्रण होगा तो उसे कहेंगे चंपू काव्य। गद्य काव्य पद्य काव्य और दोनों का मिश्रण चंपू काव्य। लेकिन किसी राजा की स्तुति में वर्णन होगा तो उसे कहेंगे विरुद्ध। विरुद्ध नाम से उसे जानेंगे। जब किसी राजा के वर्णन में किया जाएगा गद्य पद्य मिश्रण तो उसे विरुद्ध के नाम से जाना जाएगा। उदाहरण के लिए दिया विरुद्ध मणिमाला। विरुद्ध मणिमाला नामक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। और कहा करम्बकम तो भाषा विभाषादि निमित्तम। और करम्बक के रूप में काव्य प्रकार जब बताया जाएगा तो उसकी रचना अनेक भाषाओं में जब की जाएगी तो उसे करम्बक के रूप में कहेंगे। उसका उदाहरण स्वयं कवि विश्वनाथ ने दिया है और इनके स्वयं की कृति है प्रशस्ति रत्नावली। प्रशस्ति रत्नावली के रूप में इनके स्वयं की कृति यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें 16 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। एवमन्यपि भेदा उपदेश मात्र प्रसिद्धत्वात् भेदान अतिक्राम्य च पृथक लक्षिताः। इन सभी के लिए उपनिर्दिष्ट जो बताए गए हैं पृथक पृथक लक्षण आदि भी इनके स्वरूप में कोई भेद होने के कारण उनका लक्षण भी जो है अलग अलग जगह पे आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। जैसे विश्वनाथ ने यहाँ पर रूपकों का लक्षण बताया। हो सकता है धनंजय ने किसी प्रकार से और इनका लक्षण उदाहरण दिया हो, लेकिन मूल जो बात है वो बात प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो आज आपका जो षष्ठम परिच्छेद नामक ये चल रहा था हमारे भाग हमने आज पढ़ लिए हैं। 31 भाग पूरे हो चुके हैं। तो साहित्य दर्पण में जो प्रथम पत्र है शास्त्रीय द्वितीय पत्र का साहित्य प्रथम पत्र है उसमें साहित्य दर्पण का षष्ठम परिच्छेद आपके चल रहा था। षष्ठम परिच्छेद में 31 भाग तक आपके षष्ठम परिच्छेद है, 1 से लेकर के 31 भाग तक। और इसके जो मुख्य विषय है वो कौन कौन से हैं वो मुख्य विषय में आपको एक बार वापस बता देता हूं। मुख्य विषय में सबसे पहले काव्य के भेद। काव्य के भेद, काव्य के 2 भेद किए, दृश्य काव्य और दूसरा भेद क्या श्रव्य काव्य। सबसे पहले इन्होंने दृश्य काव्य की बात की। तो दृश्य काव्य को 2 भागों में इन्होंने बांटा, रूपक और उपरूपक। रूपकों का अभिनय के रूप में इनका वर्णन किया और रूपक में अभिनय बताया। 10 रूपकों का वर्णन किया। 10 रूपकों में किस प्रकार से संधि प्रकृति आदि नायक नायिकाओं का वर्णन जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर उन्होंने वर्णन करके दिखाया। इसके बाद में उपरूपक जो कि 18 है, रूपक जो है वो 10 है। तो 10 रूपकों का वर्णन किया, 18 उपरूपकों का वर्णन किया। इसके बाद जो श्रव्य काव्य है उसे श्रव्य काव्य का वर्णन के लिए कवि विश्वनाथ ने पहले श्रव्य काव्य को 2 भागों में बांटा, पद्य में और गद्य में। पद्यात्मक और गद्यात्मक, पद्य और गद्य रूप में बांटा श्रव्य काव्य को। तो जो पद्य है उस पद्य को भी 2 भागों में बांटा और उसका नाम दिया महाकाव्य और दूसरा का खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य के रूप में इसे बांटा गया पद्य को। और जो गद्य है इस गद्य को भी बांटा गया किसमें? गद्य के लिए यहाँ पर कवि ने गद्य को कथा और आख्यायिका,
दृश्य काव्य को रूपक उपरूपकों में बांटा। रूपक के अंदर संधि, प्रकृति, अर्थ प्रकृति आदि का वर्णन किया, लास्यांग का वर्णन किया, संधि के अंगों का वर्णन किया, पूरा विस्तृत इनने विवेचन किया हुआ है। उसके बाद में उपरूपकों का वर्णन किया गया, उपरूपकों में जिनके अंग है, जो रूपक में विधि अंग आदि का वर्णन किया गया। उसके बाद में श्रव्य काव्य में वर्णन किया, पद्य का वर्णन किया महाकाव्य खंड काव्य के रूप में, फिर गद्य का वर्णन किया कथा आख्यायिका के रूप में। उसके बाद में गद्य पद्य मिलने से हो गया चंपू काव्य के रूप में, चंपू काव्य के रूप में वर्णन किया। चंपू काव्य में बताया जहां पर दोनों का मिश्रण हो उसे चंपू काव्य कहेंगे, जहां पर दोनों का मिश्रण किसी राजा की स्तुति में होगा तो उसे विरुद्ध के नाम से भी जाना जा सकता है। भाषा विभेद करके भी इन्होंने बताया गया हुआ है। इस प्रकार से ये जो षष्ठम परिच्छेद है इसके जो मुख्य विषय है वो ये मुख्य विषय आपके सामने प्रस्तुत है। आपको परीक्षा की दृष्टि से आप भाग 1 से भाग 31 तक इन सभी को अच्छे प्रकार से देख करके समझ सकते हैं। तो ये था आपके साहित्य दर्पण का षष्ठम परिच्छेद। इसके बाद आपके सिलेबस में साहित्य दर्पण का पंचम परिच्छेद और सप्तम परिच्छेद और है। आपके पंचम परिच्छेद भी चलेगा और इसके साथ में आपके सप्तम परिच्छेद है वो भी इस प्रथम पत्र में आपके रहेगा। प्रथम पत्र में आपके अलंकार शास्त्र, इतिहास, कवियों का परिचय भी चलता है। जो कवियों के परिचय नामक जो टॉपिक है मैं आपको पहले विस्तृत प्रकार से बता चुका हूँ। आप ज्ञान विविध यूट्यूब चैनल पर जाकर के अलंकार शास्त्र, इतिहास, कवि परिचय नाम से भी उन्हें देख सकते हैं और साहित्य दर्पण के लिए आप इस प्रकार से वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। तो जहां तक आपके प्रथम पत्र का विषय जो है अधिकांश विषय आपका ले लिया गया है। कुछ ही विषय इसमें केवल पंचम परिच्छेद और सप्तम परिच्छेद नामक 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं जो भी शीघ्र आपके पूरे हो जाएंगे। आज के लिए